नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रे। भारतीय लोकतंत्र का मूल स्वभाव सवालों से बना है। यह सवाल किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं होते, बल्कि हर सत्ता के सामने खड़े रहते हैं। आजादी के बाद से संसद को सर्वोच्च मंच माना गया, क्योंकि वहीं सत्ता और सवाल आमने सामने होते थे। सरकारें जवाब देती थी, विपक्ष पूछता था, और नियम इस पूरी प्रक्रिया को संतुलित रखने के लिए होते थे, ना कि उसे रोकने के लिए। लेकिन पिछले एक दशक में संसद के भीतर जो सब कुछ हुआ है, वह साफ इशारा है कि सवाल, नियम और सत्ता के बीच का रिश्ता धीरे धीरे बदलता गया है। यह बदलाव अचानक नहीं आया। यह किसी एक दिन या एक बहस का परिणाम नहीं है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया रही है, जिसमें पहले सवालों को असहज कहा गया, फिर उन्हें नकारात्मक बनाया गया और अंत में नियमों की भाषा में सीमित कर दिया गया। इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि समय के साथ घटनाओं को जोड़कर देखना जरूरी है। साल 2014 में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राजनीति की भाषा बदलने लगी। शासन का जोर निर्णयों की गति और परिणामों पर रखा गया। संसद के भीतर सरकार की प्राथमिकता उपलब्धियों को गिनाने की रही। सड़कें, बिजली, शौचालय, डिजिटल भुगतान, योजनाओं का विस्तार, यह सब शासन की मापनीय भाषा थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस भाषा ने जनता के एक बड़े वर्ग को भरोसा दिया। लेकिन इसी दौर में सवाल पूछने वालों को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि हर सवाल को स्वागत नहीं मिल रहा। शुरुआती वर्षों में विपक्ष कमजोर और बिखरा हुआ था। सवाल उठे, लेकिन टकराव सीमित रहा। नोटबंदी जैसे बड़े फैसलों पर संसद में बहस हुई, लेकिन सरकार का रुख साफ था कि यह निर्णय है और परिणाम समय बताएगा। उस समय सवालों को गलत नहीं ठहराया गया, बल्कि उन्हें भ्रम या जल्दबाजी कहकर टाल दिया गया। नियमों का सख्त इस्तेमाल तब भी नहीं दिखा। सत्ता ने सवालों को नजरअंदाज करना सीखा, रोकना अभी शुरू नहीं हुआ था। यह स्थिति 2017 से 2019 के बीच बदलने लगी। रक्षा सौदों को लेकर सवाल और पहली बार संसद में नियमों की भूमिका खुलकर सामने आई। प्रक्रिया, कीमत और साझेदारी पर सवाल पूछे गए। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। यहीं से सवाल की वैधता पर बहस शुरू हुआ। सवाल का जवाब देने के बजाय यह कहा जाने लगा कि ऐसे सवाल पूछे ही नहीं जाने चाहिए। संसद में दस्तावेज दिखाने और अखबारों का हवाला देने पर आपत्ति होने लगी। नियमों का हवाला दिया गया कि अप्रमाणित या अप्रकाशित सामग्री रिकॉर्ड में नहीं ला जा सकती। तकनीकी रूप से यह सही था, लेकिन व्यवहार में इसका इस्तेमाल बहस सीमित करने के लिए होने लगा। समय बीता और वही विशेष विषय अदालतों और सार्वजनिक विमर्श में पहुंचे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि सवाल झूठे नहीं थे, बल्कि असहज। यहीं से यह आलोचना जन्म लेती है कि संसद में नियमों का उपयोग रिकॉर्ड की शुद्धता से ज्यादा सत्ता की सुविधा के लिए होने लगा। बरस 2020 इस यात्रा का अगला मोड़ बना। सीमा पर हिंसक टकराव हुआ और देश में गहरी बेचैनी फैली। सरकार ने आश्वासन दिया कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई घुसपैठ नहीं हुई। यह संदेश राष्ट्र को स्थिर रखने के लिए था। लेकिन इसी के साथ कुछ सवाल उठे। अगर स्थिति नियंत्रण में थी तो सैनिकों की जान क्यों गई? अगर सब ठीक था तो बफर जोन क्यों बने? संसद में इन सवालों को असहज माना गया। इसे राष्ट्रहित और सेना के मनोबल से जोड़ दिया गया। समय के साथ उपग्रह चित्र, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें और विश्लेषण सामने आए। तस्वीर उतनी सरल नहीं निकली जितनी संसद में पेश की गई थी। यहाँ आलोचना सरकार के इरादे की नहीं, बल्कि प्रक्रिया की है। संसद वह जगह होनी चाहिए थी जहाँ पूरी सच्चाई पर बहस होती, लेकिन बहस सीमित कर दी गई। सवाल फिर बाहर चले गए। 2021 में यह प्रक्रिया और साफ हो गई। निगरानी और जासूसी से जुड़े सवाल उठे। संसद में कहा गया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और चर्चा संभव नहीं। सवाल फिर रोके गए, लेकिन वही सवाल न्यायपालिका तक पहुंचे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं हस्तक्षेप किया और जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। यह वह क्षण था जब यह साफ हुआ कि संसद ने जो भूमिका नहीं निभाई, वह अदालत को निभानी पड़ी। किसी भी लोकतंत्र के लिए यह स्वस्थ स्थिति नहीं मानी जा सकती। 2023 में कॉर्पोरेट और सत्ता के रिश्तों पर बहस ने इस असंतुलन को और गहरा किया। सरकार का कहना था कि यह देश की छवि पर हमला है। सवाल पूछने वालों का कहना था कि यह जवाबदेही का विषय है। संसद में चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन बाजार ने प्रतिक्रिया दी। नियामक संस्थाओं ने जांच की और अदालतों में मामला पहुंचा। एक बार फिर सवाल संसद से बाहर जाकर सड़क पर अपना रास्ता खोजता दिखा। इसी क्रोनोलॉजी के नियमों की चयनात्मकता और उनके इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया अधिक तरीके से उजागर करने की सामने आई। जब विपक्ष ने संदर्भों, रिपोर्टों या पुस्तकों के आधार पर सवाल उठाने चाहे,
तो नियम सामने आए, लेकिन जब सत्ता पक्ष के सांसद इतिहास से जुड़ी किताबें लहराते हुए आरोप लगाते दिखे तो वही शक्ति नहीं दिखाई गई, माइक बंद नहीं हुआ, कार्यवाही नहीं रोकी गई। यही अंतर यह साफ सवाल उठा रहा है कि नियम सबके लिए समान है या उनके इस्तेमाल वक्ता और विषय के अनुसार बदलता है। और सबसे मजेदार बात, टीवी स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट किए जा रहे पूरे के पूरे इस बहस के मुद्दे को कहीं ले जाकर फ्रीज क्यों किया जाता है। यहाँ संसदीय अध्यक्ष की भूमिका स्वाभाविक रूप से केंद्र में आती है। संसदीय व्यवस्था अध्यक्ष को विवेकाधिकार देती है ताकि वह सदन की गरिमा बनाए रख सके, लेकिन विवेक तभी भरोसेमंद लगता है जब उसका प्रयोग समान रूप से हो। जब एक ही तरह की सामग्री एक वक्ता के लिए निषिद्ध और दूसरे के लिए स्वीकार्य लगे तो संस्था की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं। समस्या नियमों की नहीं है, उनके प्रयोग की है। इस पूरी यात्रा में सत्ता की भूमिका को भी संतुलन रूप से देखना जरूरी है। हर चुप्पी को साजिश कहना तो सही नहीं होगा और ना ही ईमानदार। शासन में कुछ सीमाएं होती हैं, हर बात सार्वजनिक मंच पर कहना संभव नहीं होता। राष्ट्रीय सुरक्षा वास्तविक चिंता है, लेकिन जब सुरक्षा का तर्क हर असहज सवाल पर लागू होने लगे तो वह ढाल से दीवार बन जाता है। लोकतंत्र दीवारों से नहीं, संवाद से जीवित रहता है। उसी तरह सवाल पूछने वालों की भूमिका भी आलोचनाओं से परे नहीं। हर सवाल सही नहीं होता, कुछ सवाल जल्दबाजी में होते हैं, कुछ आधे अधूरे होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में सवालों का मूल्य उनकी पूर्णता से नहीं, उनकी आवश्यकता से तय होता है। अगर सवाल गलत है तो सत्ता के पास उसे खारिज करने का अवसर होना चाहिए, लेकिन सवाल पूछने से पहले ही बहस रोक देना लोकतंत्र को कमजोर करता है। इस पूरी क्रोनोलॉजिकल यात्रा का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि संसद धीरे धीरे उस भूमिका से दूर होती दिखी जिसके लिए वह बनाई गई। संसद को सबसे सुरक्षित मंच होना चाहिए था, जहां सत्ता से सबसे कठिन सवाल पूछे जाने। लेकिन जब संसद में सवालों के लिए जगह कम हुई तो वे अदालतों, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचे। इससे संस्थागत संतुलन बिगड़ा। इतिहास पर बहस इस पूरे विवाद की एक और परत खोलती। इतिहास की आलोचना जरूरी है, अतीत की गलतियों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अगर इतिहास की समीक्षा स्वीकार्य है तो वर्तमान की समीक्षा भी स्वीकार्य होनी चाहिए। दोनों में से किसी एक को रोकना लोकतांत्रिक संतुलन को तोड़ता है। कुल मिलाकर किसी एक नेता या दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं जाता। यह उस प्रक्रिया की आलोचना है जिसमें सवालों को रोकने के लिए नियमों का चयनात्मक इस्तेमाल होने लगा। जिन मुद्दों पर सवाल रोके गए वे समय के साथ विमर्श, जांच या स्वीकारोक्ति का विषय बने। इससे यह साबित नहीं होता कि हर सवाल अंतिम सत्य होता है, लेकिन यह जरूर साबित होता है कि वे सवाल पूछे जाने लायक थे। जितना ही जरूरी नियम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे या किसी और पर लागू होता है, उतना ही निशिकांत दुबे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी लागू होता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि सत्ता गलत हो सकती, सबसे बड़ा खतरा यह है कि सवाल पूछने की जगह ही संकुचित हो जाए। नियमों की किताब का हर पन्ना याद होना पर्याप्त नहीं है, लोकतंत्र की आत्मा को भी समझना होगा। सवाल व्यवस्था के दुश्मन नहीं होते, वे उसकी सांस होते। इस कालक्रमिक आलोचना का अंतिम निर्णय यह है कि सवालों को रोककर सच को नहीं रोका जा सकता। जब संसद सवालों के लिए जगह नहीं छोड़ेगी तो वे कहीं और रास्ता खोजेंगे, और तब सवाल केवल सत्ता से नहीं बल्कि उस संसद से भी पूछे जाएंगे जिसने उन्हें पहले सुनने से इनकार कर दिया था। यही पिछले एक दशक की सबसे बड़ी सीख है और यही इस दस्तावेज का केंद्रीय सत्य है। आप टेलीविजन पर चल रहे बहस को देखिए, ओम बिरला जी के अपने नियम की किताबों के पन्नों को देखिए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे जैसे जनप्रतिनिधियों के ऊपर लागू किए जा रहे नियमों के हर पन्ने और हर दावपेच को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लगता है कि नियम वाकई नेता विपक्ष को रोकने के लिए और सवालों को रोकने के लिए बने हैं तो अपनी राय खुलकर रखिए। अगर आपको लगता है कि विपक्ष को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है तो संसद का सत्र बिना विपक्ष के क्यों नहीं चलाया जा सकता? हम लोकतंत्र को क्यों अपने एक शेल्टर गार्ड की तरीके से यूज कर रहे हैं? आपका जवाब आना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।